हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकिब जावेद है और मैंने द कोर नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका पर्पस किसी भी सरकारी नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम्स के जीएस विषयों की तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कराने जा रहा हूं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले जो विषय को चुना है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने यह बताया था कि जो ज्योग्राफी का रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा वो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड से स्टार्ट होगा। चूँकि लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड ज्योग्राफी का काफ़ी फंडामेंटल और बेसिक सब्जेक्ट है, बिना इसको पढ़े या समझे ज्योग्राफी को समझना आसान नहीं है। या यूँ कहे तो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का ज्योग्राफी के विषय के अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले अगर इसका प्रयोग देखें तो किसी भी स्थान को लोकेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के अंतर्गत भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जलवायु क्षेत्र यानी कि जलवायु पढ़ने के अंतर्गत भी इसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा। किसी भी समय का निर्धारण करने के लिए, तिथि का निर्धारण करने के लिए लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का प्रयोग किया जाता है। तो इस नज़रिए से देखें तो यानी ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट किया है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि हमें आज के क्लास में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत वो पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाकार है, अंडाकार है या अन्य किसी भी तरीके से कुछ और है। उसके बाद हम लैटिट्यूड के अंतर्गत इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल कर देखेंगे। उसके बाद जो चैप्टर होगा वो लैंगिट्यूड का होगा। लैंगिट्यूड के अंतर्गत प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लैंगिट्यूड। उसके बाद इसी के अंतर्गत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ये सारे टर्म्स आज के क्लास या कल के क्लास दोनों में मिलाकर आएंगे। तो जो हम अभी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो शेप ऑफ द अर्थ होगा, यानी ग्लोब के व्यू से हम पढ़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी का आकृति जो है उसको पढ़ने के लिए, पृथ्वी की आकृति को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ग्लोब असल में एक लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यानी रियल मॉडल है। तो हम पृथ्वी की आकृति समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम ग्लोब मानते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसकी आकृति कैसी है। क्या ये गोलाकार है, पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, अंडाकार है या किसी और शेप का है। तो पृथ्वी की आकृति ना गोलाकार है ना अंडाकार है। एक वर्ड यूज में आता है पृथ्वी की आकृति के लिए, उसको बोलते हैं जियोइड, यानी भू-आब। हिंदी में इसको हम भू-आब बोलते हैं। पृथ्वी की आकृति के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, यानी जियोइड यूज किया जाता है। जियोइड है क्या? तो पृथ्वी के हम एग्जाम्पल में ग्लोब को लेते हैं। तो पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों से यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से चिपटा हुआ है। ये गोल नहीं है, एकदम से गोल नहीं है, गोल है लेकिन एकदम से गोल नहीं है। ये ध्रुवों से चिपटा हुआ है और इक्वेटर के पास उभरा हुआ है। तो पृथ्वी की इस आकृति को जो अपने ध्रुवों से फ्लैट है और इक्वेटर के पास उभरा हुआ है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जियोइड या भू-आब। यानी पृथ्वी की आकृति ना गोलाकार है ना अंडाकार है, ये भू-आब है यानी जियोइड है। दूसरा, पृथ्वी के संदर्भ में कि पृथ्वी का एक्सिस क्या है, यानी उसका अक्ष क्या है। तो यदि हम ये ग्लोब है, इसको हम पृथ्वी मानते हैं, ये स्टैंड लगाए हुए हैं। अगर ये दोनों नीडल को हम नॉर्थ पोल, इसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं और इसको साउथ पोल मिलता है, तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। असल में पृथ्वी जो रोटेट करता है अपने इसी अक्ष पर रोटेट करता है और पृथ्वी का अक्ष जो है अपने 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का अक्ष यह है। उससे भी पहले खास बात यह है कि पृथ्वी का अक्ष जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो भूगोल को पढ़ने और समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई वास्तविक लाइन नहीं है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मौसम में परिवर्तन या वर्ष भर में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है? अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इसके सेंटर तक पृथ्वी का,
अगर ये अपने अक्ष पे झुका नहीं होता, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका नहीं होता तो नॉर्थ पोल यहाँ होता और साउथ पोल यहाँ होता, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ से 23.5 डिग्री इस तरह से झुका हुआ है, जो मौसम में परिवर्तन होने के या ऋतु परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। यानी पृथ्वी के संदर्भ में 2 चीज़ें यहाँ पे पढ़ना था कि पृथ्वी की आकृति क्या है और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे झुका हुआ है। तो पहला इमेजिनरी लाइन जो है, ये जो है 23 डिग्री, ये जो है अपने अक्ष पे जो झुका हुआ है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये वास्तविक लाइन नहीं है। तो दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमेजिनरी लाइन है या काल्पनिक रेखा है, वो लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा का अंतर्गत हमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल के बारे में थोड़ा बहुत देखना है कि यह है क्या। तो इसमें सबसे पहला जो है इक्वेटर, इक्वेटर हमें पढ़ना है। इक्वेटर क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर कैसे खींचा जाता है, कैसे तय होता है कि ये इक्वेटर यहाँ पे होगा। तो इसके लिए बहुत आसान है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एकदम से बीच में जो रेखा खींचा जाता है वो विषुवत रेखा है या इक्वेटर है। विषुवत रेखा किसी भी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने में या ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या इसकी महत्ता जो है किसी भी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर एक समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को हम डिग्री में मापते हैं, यानी कि ये, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है, इसलिए इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश है। इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो इसके काफ़ी नाम हैं इक्वेटर को। इक्वेटर करता क्या है कि ये पृथ्वी के सतह को 2 बराबर भागों में बांट देता है, जिससे हमें किसी भी स्थान को लोकेशन ज्ञात करने में आसानी होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर नाम का एक जगह है जो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है, यानी कि 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। वहीं ब्राज़ील में एक बेलो होरिज़ोंटल कर का एक स्थान है, वो भी 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इक्वेटर यहाँ पे यह करता है कि एक भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर में बांट देता है, हाफ गोला जो है, दूसरे को जो है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। तो देखने वाली बात यह है कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर तो है, लेकिन वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, जबकि बेलो होरिज़ोंटल वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इक्वेटर जो है किसी भी स्थान को लोकेट करने में या उसका स्थान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इक्वेटर की खास बात यह है कि सूर्य की किरणें इक्वेटर पर वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ता है। इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है हमेशा। अगर जहाँ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जलवाष्प की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। यानी इक्वेटर का खास बात यह है कि यहाँ तापमान किसी भी अक्षांश की तुलना में इक्वेटर पे तापमान सर्वाधिक होता है। तापमान सर्वाधिक होने के कारण वहाँ पे वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। वेपोराइजेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, और जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बादल निर्माण होता है और वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती है। यानी कि इक्वेटर पे लगभग वर्ष भर प्रतिदिन वर्षा होती है। तो ये वर्षा के हिसाब से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पृथ्वी के सतह पर। तो विषुवत रेखा के अलावा और भी लैटिट्यूड है, अक्षांश है, जिसको जो पृथ्वी के सतह पर लोकेशन पता करने के लिए या भूगोल के अध्ययन के लिए खींचा गया है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको हिंदी में हम कर्क रेखा कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ
दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसको हिंदी में हम मकर रेखा कहते हैं। यानी कि विषुवत रेखा के अलावा ये जो दो रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी खास बात यह है कि वर्ष में कम से कम एक बार इस रेखा के बीच में सूर्य कम से कम दोपहर में एक बार लंबवत होता है। यानी वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर के समय किसी न किसी रेखा को ऊपर लंबवत होता है। लंबवत होने का मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो किरणें होंगी इन क्षेत्र में लंबवत पड़ेंगी या सीधा पड़ेंगे। जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो सूर्यताप या इन सोलर रेडिएशन यानी कि सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक प्राप्त होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा। यही कारण है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच को हम ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। जो ये क्षेत्र घिरा हुआ है दो रेखाओं के बीच में जो घिरा हुआ है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 37 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, और दूसरा जो रेखा है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है उसे ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध बोलते हैं। दूसरा जो इनके अलावा महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है वो है आर्टिक सर्किल, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और दूसरा जो है अंटार्कटिक सर्किल जो साउथ हेमिस्फीयर में है। दोनों का लैटिट्यूड लगभग सेम है। अंटार्कटिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री साउथ में है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि आर्टिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो आर्टिक सर्किल है या अंटार्कटिक सर्किल है, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ भी एक कंडीशन बनता है कि वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा दिन जरूर आता है जब यहाँ पे या तो 24 घंटा दिन होता है या 24 घंटा रात होता है। ये एक सिचुएशन है, ये एक स्थिति है पृथ्वी की सतह पर, जब या तो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ पोल के बीच में, या 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ पोल के बीच में कम से कम वर्ष में एक बार एक दिन ऐसा जरूर आता है किसी न किसी अक्षांश पे जहां 24 घंटा का दिन या 24 घंटा का रात होता है। सामान्यतः ये क्षेत्र जो है सौर किरणें की लंबवत, क्योंकि जैसे हम इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं। यानी सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत होती हैं और ध्रुव की तरफ जाने पर तिरछी होती जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सोलर रेडिएशन या सूर्य ताप या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने में कमी होती है या कमी आती है, जिसके कारण टेम्परेचर में कमी आती है। चूंकि आर्कटिक सर्किल और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 90 डिग्री साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में सूर्य की किरणें इतनी तिरछी होती हैं कि यहाँ तापमान लगभग माइनस में रहता है। गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है काफ़ी कम तापमान वाला क्षेत्र है। इसी कारण इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो क्षेत्र है फ्रिजिड जोन, ये काफ़ी ठंडा इलाका है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को हम ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंध बोलते हैं। जबकि आर्कटिक सर्किल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल के बीच में या 90 डिग्री साउथ या 66 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र होता है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण इसको हम फ्रिजिड जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं।
इसका जो बीच का क्षेत्र है यानी कि ट्रॉपिक जोन और फ्रिजिड जोन, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पे दोनों दशाएं देखने को मिलती हैं, या तो टेम्परेचर ज़्यादा भी है और टेम्परेचर कम भी है। तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। तो ये जो क्षेत्र है ताप कटिबंध के निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि लैटिट्यूड जो है, जो लैटिट्यूड इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक सर्किल है या आर्टिक सर्किल है, ये जो लैटिट्यूड हैं ताप कटिबंध यानी कि टेम्परेचर जोन को निर्धारित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये इसका अध्ययन जो होता है हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने में काफ़ी आसान होती है। तो इस दशा में हम देखें कि तो पहली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत जो पहला हमने देखा कि शेप ऑफ द अर्थ, दूसरा जो देखा हमने कि लैटिट्यूड, और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में वो होगा लॉन्गिट्यूड। थोड़ा सा हम लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं, कुछ खास बातें जो है लैटिट्यूड के, जो कि कंटेंट के वाइज हैं, जिसको याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें भी हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है एक लैटिट्यूड है, और 0 डिग्री अक्षांश वृत्त जो है यह सर्वाधिक लंबी अक्षांश है, अक्षांश रेखा है, और इसकी त्रिज्या भी सर्वाधिक है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, चाहे साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। चाहे हम साउथ पोल की ओर जाएं या नॉर्थ पोल की ओर जाएं, उसकी त्रिज्या में कमी आती है। साथ ही अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखा जो है या लैटिट्यूड जो लाइन है उसकी लंबाई में भी कमी आती है। चाहे हम साउथ पोल की तरफ जाएं या नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई में भी कमी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ अगर जाते हैं तो उस अक्षांश वृत्त की त्रिज्या के साथ साथ अक्षांश रेखा की लंबाई में भी कमी आती है। एक और इम्पोर्टेंट जो है ये है कि अक्षांश जो है या लैटिट्यूड जो है ये अपने आप में एक पूर्ण वृत्त है, ये फुल सर्किल है। और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान होती है, यानी कि 111 किलोमीटर के करीब में दो अक्षांशों के बीच की दूरी मानी जाती है। लैटिट्यूड के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इसकी संख्या के बारे में कि आखिर इसकी संख्या है कितनी। यदि हम 90 डिग्री साउथ पोल या 90 डिग्री नॉर्थ पोल अगर इसको एक बिंदु न मानकर एक रेखा मानते हैं तब अक्षांशों की संख्या 181 होगी। यदि हम इसे रेखा ना मानकर बिंदु ना मानकर एक बिंदु मानते हैं, इसको रेखा नहीं मानते हैं, तब लैटिट्यूड की संख्या यानी अक्षांशों की संख्या 179 होगी। ये कंटेंट है, कुछ याद करने वाले कंटेंट है, जो समझने वाली भी चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की इसलिए काउंट नहीं करेंगे कि ये जो मात्र एकदम से साउथ में जो हम बिंदु बनते हैं ये सिर्फ सर्किल नहीं बन पाता, एक बिंदु की तरह है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसलिए इसे हम रेखा में नहीं मान सकते हैं। अगर रेखा में मानते हैं तो लैटिट्यूड की संख्या जो होगी 181 होगी। अगर उसको हम रेखा नहीं मानते हैं तो उसकी जो संख्या होगी 179 होगी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत जो कल क्लासेस होंगी उसमें प्राइम मेरिडियन जो है उसको देखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे तय होता है उसको देखेंगे, या ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, या देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और समय में क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों को हम कल के क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।